Assalamu alaikum, welcome to my channel, and this is Sir Talha again with very informative video. And without wasting any time, let's start the content. टेंशन नहीं पता, मैं बताता हूँ आप लोगों को। Surface tension basically refers to the tension which created inside the molecules. अगर एक वेसल है, ठीक है, उसके अंदर आपने वाटर रखा हुआ है, ठीक है, दिस इज वाटर, ठीक है, ये पानी है, इसमें इसका जो मीडियम है, इसके दरमियान दो मीडियम, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ सरफेस पे भी हैं, ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल सरफेस पे है यहाँ पर। अब इन दोनों के दरमियान जो एक मीडियम, ऊपर जो है वो एयर है, नीचे जो है वो लिक्विड है, ठीक सर है। आपकी आवाज बहुत कट रही है। जब आवाज कटती है तो वो इंटरनेट इशू होता है बेसिकली, ठीक है। अच्छा देखें, मैं बता रहा हूँ आपको, सरफेस टेंशन समझा रहा हूँ आप लोगों को। एक वेसल लिए हम लोगों ने, लिक्विड है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उस वो दो मीडियम्स के दरमियान है, उनके दरमियान एक मीडियम, ऊपर जो मीडियम है वो एयर है, नीचे जो मीडियम है वो लिक्विड है, ठीक है। अब इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान में वो होती है इंटर मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो दोनों को एक तरफ खींच रही होती है। अब सरफेस टेंशन ये होती है जब जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है ना, उनको एयर भी ऊपर खींच रही है और लिक्विड जो है वो अपनी तरफ खींच रहा है, दोनों अपनी तरफ खींच रही होती है, तो इनके दरमियान एक टेंशन होती है, ठीक है, उसको कहते हैं सरफेस टेंशन। और ये जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इनके ऊपर होती है, तो दिस इज बेसिकली सरफेस टेंशन। ये मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया, ये होता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज अ सरफेस फेनोमेना, ठीक है। सरफेस पे ये देखें डायग्राम में, एयर ऊपर है, नीचे लिक्विड है, ठीक है। एयर जो मीडियम है ऊपर, वो मॉलिक्यूल को एयर के अंदर लेके आना चाहता है और लिक्विड चाहता है मेरे पास है, लेकिन वो ऊपर खींच रहा है, लिक्विड नीचे उसको पुल कर रहा है। तो इट इज डिफाइंड एज अ फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द टेंजेंशियल सरफेस, टेंजेंशियल लाइन ऑन द सरफेस। टेंजेंशियल लाइन समझ गए आप लोग कि जो सरफेस पर टेंजेंशियल लाइन है, किसी भी चीज की टेंजेंट ये होता है, ये जैसे सर्कल है उसका टेंजेंट क्या होगा, ये। तो जैसे ये बार था वाटर का, तो उसके अंदर ये पानी था, तो ये टेंजेंशियल लाइन होगी, ठीक है, ये वाली जो उसके ऊपर वाटर के सरफेस के जो ऊपर से गुजर रही है, बिल्कुल वो होती है टेंजेंशियल लाइन, ठीक है। तो टेंजेंशियल लाइन के ऊपर जो सरफेस पे जो फोर्स लग रही होती है, जो मॉलिक्यूल के ऊपर लग रही है, जैसे एयर लगा रही है और वो लगा रहा है लिक्विड, तो ये है सरफेस टेंशन, इसको कहते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। इतना बहुत है। इसका यूनिट आपको पता होना चाहिए कि यूनिट न्यूटन पर मीटर ही होता है, जैसे फोर्स का यूनिट होता है, क्योंकि दिस इज बेसिकली फोर्स एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल। सरफेस टेंशन बाकी ये थोड़ा सा देख लिया, इंक्रीजेस विद स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ज्यादा सरफेस टेंशन होती है जब स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, क्योंकि ज्यादा बॉन्डिंग उनकी मजबूत होती है, इसलिए इसकी सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाती है। मेटालिक बॉन्डिंग की भी इंक्रीज होती है। सरफेस टेंशन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सरफेस टेंशन डिक्रीज क्यों होती है जब इंक्रीज टेम्परेचर किया जाता है, बिकॉज जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स विल मोर मूवमेंट आ जाएगी, ज्यादा तेजी से मूव करने लगेंगे। अब जब ज्यादा तेजी से मूव करेंगे तो उनके ऊपर ज्यादा चांस होता है कि वो एयर में ट्रांसफर हो जाए, बॉइलिंग हो जाती है, फिर एवापोरेशन होती है, तो इसी वजह से सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब कैपिलरिटी क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब पढ़ा होगा आपने। नेक्स्ट टॉपिक। सर ये नहीं पता। याद अच्छा, नहीं है सर। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों का? नहीं सर, नहीं हो रही शेयर। अभी तक तो नहीं हुई। अभी तक स्क्रीन शेयर नहीं हुई आप लोगों के साथ? नो सर। व्हाइट बोर्ड अब नहीं हो रही नजर आ है। रहा था? अब हो रही है, अब होने पहले वाली नजर है। आया था व्हाइट बोर्ड? जी हो गई। अच्छा ठीक। जी सर, वो जो आप समझा रहे थे वो तो समझ कैपिलरिटी, आया था, लेकिन ठीक है। कैपिलरिटी, कैपिलरी ट्यूब पढ़ा होगा आपने। द फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ कैपिलरी ट्यूब। the phenomena of rise or fall of a liquid in a capillary tube is known as capillarity। उसको कहते हैं कैपिलरिटी। कैपिलरी ट्यूब इतना
इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। जो इस कैपिलरिटी की डेफिनेशन लिखी है इसमें, तो वो जो ऊपर नीचे पानी हो रहा है कैपिलरी ट्यूब के अंदर, इसको कैपिलरिटी कहते हैं। व्हेन ग्लास इज डिप्ड इन अ वेट लिक्विड, जब वेट लिक्विड के अंदर डिप हुआ हुआ है, सही है, तो द लिक्विड राइजेस अप इन द ट्यूब, तो लिक्विड राइज हो जाएगा अप इन द ट्यूब। व्हेन अ ग्लास कैपिलरी इज डिप्ड इन ड्राई लिक्विड से मरकरी, मरकरी ये जब आता है तो वो आपको पता है कि इस तरह का शेप बनता है जो ये डायग्राम बनी है, और जब वेट लिक्विड होता है तो इस तरह का बनता है। ये डिफरेंस बताया है बस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको बस पढ़ लीजिएगा आप लोग। अच्छा, कोहेसिव फोर्सेस क्या होता है और एडहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं? कोहेसिव फोर्सेस, एडहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्स जो सिर्फ मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस के दरमियान जो फोर्सेस हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैं आपको भेज रहा हूँ। कोहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस वो होती है जो बिटवीन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है दैट बाइंड द सिमिलर मॉलिक्यूल्स। सेम मॉलिक्यूल्स अगर हो, जैसे दो हाइड्रोजन है, तो उनके दरमियान में जो एक बॉन्ड बना होता है उसको कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस। ये सेम मॉलिक्यूल्स के अंदर होती हैं जो दोनों को अट्रैक्ट करती हैं और एक मॉलिक्यूल बनाती है, बॉन्ड बनाती है आपस में, इसको कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस। ठीक है। एडहेसिव फोर्सेस कौन सी होती हैं? जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दैट बाइंड अ सब्सटेंस टू अ सरफेस। सब्सटेंस टू अ सरफेस मतलब क्या है कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एडहेसिव मतलब जो इंटरेक्शन होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है जो दोनों को आपस में अट्रैक्ट करती है। जैसे H2O, H2O इसमें कितने कंपाउंड्स हैं? दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तो ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए इसके दरमियान जो फोर्स होगी, जो जिन्होंने इन दोनों को बाइंड किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्सेस। ये एडहेसिव फोर्सेस ऊपर होती हैं, कोहेसिव फोर्सेस नीचे होती है। इसकी एक वो है डायग्राम। अच्छा, इसके अलावा अच्छा ये डिफरेंस है एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस में क्या फर्क होता है? कोहेसिव कोहेजन इज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। ओके, सेम सब्सटेंस के अंदर कोहेजन। एडहेशन क्या है? एडहेशन इज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अभी जो मैंने बताया डिफरेंस, एग्जांपल क्या है? H2O। अच्छा, ये भी कोहेशन भी एंड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, ये भी अट्रैक्शन है, दोनों अट्रैक्शन है। एडहेशन भी अट्रैक्शन है दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर, ये सेम मॉलिक्यूल्स के अंदर। इंक्लूड वैन डेर वाल्स फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम जो होता है तो उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस। द फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज ड्यू टू कोहेजन। द स्प्रेडिंग ऑफ अ लिक्विड ऑन अ सॉलिड सरफेस ड्यू टू एडहेशन। ये डिफरेंस लिखा हुआ है, बस आप ये डेफिनेशन याद रखिएगा जो ऊपर वाली है। कंप्रेसिबिलिटी इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था हमारा। हमने ये पढ़ लिया कोहेजन फोर्सेस, एडहेशन फोर्सेस, वेपर प्रेशर। यस, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर बेसिकली आपका एक वेसल है अगर, ठीक है, उसके अंदर वाटर है, ठीक है। अब इसमें वेपर प्रेशर के लिए क्या करना है? इसको क्लोज करना है। क्लोज्ड वेसल हो गया, इसको मैं कहूंगा क्लोज सिस्टम है ये, ठीक है। ये क्लोज सिस्टम है, इसमें पानी है। यहाँ पे जो, यहाँ पे क्या है? ये तो लिक्विड है। हाँ, यहाँ पे क्या है? ऊपर जो खाली जगह है ये एयर। जी एयर है, खाली जगह है, स्पेस है। तो यहाँ पे क्या क्रिएट होता है? वेपर प्रेशर। गैस गैस बनती है यहाँ पे, जिसको गैस भी कहते हैं अगर कोई ऐसा लिक्विड है जैसे गैस, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है जो मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ ऊपर भी जमा होने लग जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि यहाँ भी एयर मीडियम है जिस सरफेस टेंशन की वजह से। तो यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होता है जिसको कहते हैं वेपर प्रेशर। और वो प्रेशर फिर, जैसे अगर आप बॉइलिंग करें इसको, तो अगर इसको इधर नीचे हीट करें नीचे से, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ लिक्विड बॉईल होगा। लिक्विड बॉईल होगा तो ये ऊपर जो उसके मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे एम्प्टी स्पेस में। वो क्या करेंगे? कभी आप अगर एक्सपेरिमेंट करो तो अगर बॉईल करो वाटर एक
बाउल में, तो उसके ऊपर अगर कोई चीज रखो तो वो ऊपर उठती है, चीज गिरा भी देते हैं मॉलिक्यूल्स उसके, तो किस तरह होता है वो Yes. वेपर प्रेशर से होता है। प्रेशर कुकर की एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, देखो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस molecules over the free surface of a liquid at any temperature is called vapor pressure। ये लिक्विड है, ये वैक्यूम है, खाली जगह वैक्यूम कहते हैं उसको, तो वहां पे जो वेपर मॉलिक्यूल्स जमा हो रहे हैं और वो ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं उसको कहते हैं वेपर प्रेशर। इधर कंडेंसेशन एवापोरेशन भी होती है। वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड एंड टेम्परेचर। नेचर ऑफ लिक्विड मैंने बताया, जैसा लिक्विड होगा उस तरह का प्रेशर जनरेट होगा, और टेम्परेचर पे भी अगर आप नीचे टेम्परेचर करते हैं, उसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसको हीट देते हैं, तो फिर वो जल्दी से वेपर प्रेशर उसका बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब एक्सटर्नल प्रेशर की इक्वल हो जाता है सब्सटेंस का प्रेशर, टेम्परेचर। चलो जी, Vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure. ये वेपर प्रेशर हाँ। की डेफिनेशन हम लोगों से रहेगी। वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर exerted by a vapor in thermodynamic equilibrium with its condensed phase, solid or liquid at a given temperature in a closed system। closed system होना जरूरी है। वेपर प्रेशर इज नथिंग बट द टेंडेंसी ऑफ अ पार्टिकल टू escape from the liquid, मतलब लिक्विड से escape होना चाहता है गैस के अंदर। At normal temperature, substance with a high vapor pressure is often referred to as a volatile। volatile होता है। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? Boiling point. बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बता रहे थे आप, बता दें आप। Vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure. यस, वेपर प्रेशर, जब वेपर प्रेशर आपको समझ आ गया क्या होता है, ठीक है। अब वेपर प्रेशर जब उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है, जो हमारा एक्सटर्नल, ये वेपर प्रेशर था, ठीक है। यहाँ पे जनरेट होता वेपर प्रेशर, यहाँ पे ये वेपर प्रेशर था, ठीक है। स्क्रीन नजर आ रही है आपको, येलो जो मैं मार्क कर रहा हूँ, दिस इज द वेपर प्रेशर, यहाँ पे Yes. जनरेट हो रहा था। और ये जो बाकी जो ऊपर की जो जगह है जितनी भी, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। व्हेन ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो मैं पर्पल से बना रहा हूँ, तो दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू द वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर वीपी, ठीक है। तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग बेसिकली होता क्या है, द लिक्विड चेंजेस इनटू द गैसियस स्टेट। The temperature with the vapor pressure is equal to the atmospheric pressure. When a non-volatile impurity to add it to a liquid, its vapor pressure is lowered, which results in elimination of a boiling point. अब difference हम लोग पढ़ लेते हैं। Evaporation क्या होता है? जब सरफेस ऑफ लिक्विड पे से लिक्विड मॉलिक्यूल्स एस्केप होते हैं, तो एवापोरेशन कहते हैं। ये both basically हैं सेम चीजें। Molecules. Evaporation and boiling are same। अब मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। Boiling क्या होता है, प्रोसेस है in which a substance changes its state from a liquid state to a gaseous state। इसमें भी देखें, लिक्विड स्टेट से क्या जा रहा है, गैसियस स्टेट में जा रहा है। वेपर प्रेशर था, लिक्विड था, वो ऊपर जा रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब इक्वल हुआ तो वो लिक्विड जो था मॉलिक्यूल वो गैस में चला गया, वेपराइज हो गया ऊपर जाके। तो बॉइलिंग में भी ये हो रहा है, एवेपोरेशन में यही होता है। एवेपोरेशन जैसे सी है, उसके ऊपर एक समंदर है, उसके ऊपर सूरज की सनलाइट की रेज लगती हैं, तो उससे क्या होता है, वेपर एवेपोरेट होता है, पानी एवेपोरेट होता है, उसको कहते हैं एवेपोरेशन। वो जो प्रोसेस होता है उसमें भी यही प्रोसेस है। लिक्विड से क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है गैसियस स्टेट में। बोथ आर सेम, ठीक है, ये चीज सेम है इन दोनों में, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस क्या है कि अब बॉइलिंग में आपको हीट करना पड़ता है, टेम्परेचर देना पड़ता है, और एवेपोरेशन में एक नेचुरल प्रोसेस है। अच्छा, दूसरा डिफरेंस क्या है कि बॉइलिंग जो होती है रैपिड होती है, ठीक है, तेजी से होती है। एवेपोरेशन स्लो प्रोसेस है, बहुत देर तक सूरज खड़ा रहता है समंदर के ऊपर, फिर बहुत आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कपड़े कैसे सूखते हैं, आपके कपड़े धो के आप लटकाते हो तो कैसे सूखते हैं कपड़े, काफी टाइम लगता है, और दिस इज द एवेपोरेशन प्रोसेस, ठीक है, स्लो प्रोसेस।
अच्छा, बॉइलिंग जो होती है, बॉइलिंग, हर चीज का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, हर सब्सटेंस का हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ होते हैं, बॉइल्स एट दिस, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, डिफरेंट सब्सटेंस का, डिफरेंट लिक्विड्स का डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग का टेम्परेचर जो होता है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है हर चीज का। हम लोग डिफरेंट सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे होते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बीच में आ जाते हैं, ठीक है। तो बॉइलिंग विल बी हैपनिंग एट फिक्स्ड टेम्परेचर्स, ये याद रखिएगा, पर्टिकुलर टेम्परेचर। अच्छा, एवापोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स, ये तीसरा डिफरेंस है। हेलो सर। जी, आवाज नहीं आ रही आपको? सर आपको अभी सुनने में थोड़ा मुश्किल हो रही है, क्या इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बाद में इस क्लास की? जी जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी बिल्कुल। बाकी सबको आवाज सही आ रही है? यस सर, सही आ ओके रही है। ओके ओके। बबल्स। अच्छा, चौथा जो बॉइलिंग और एवापोरेशन में डिफरेंस है वो है बबल्स का, कि बॉइलिंग में बबल्स जनरेट होते हैं। आप लोग भी कर सकते हो, आग जलाओ, टेम्परेचर दो, वाटर रखो, वो बॉईल होते हैं, बबल्स जनरेट होते हैं, और फिर जाके वो पानी, एक जगह पानी आप रखो चूल्हे पे, और उस पे फायर ऑन करो, स्टोव, ठीक है। स्टोव ऑन करोगे, कुछ देर बाद आप देखोगे पानी खत्म हो जाएगा बाउल से। क्यों होता है ऐसा? which process is this? क्या प्रोसेस है ये? ये तो Boil- एवापोरेशन का हो चुका ना। ये एवापोरेशन होती है, ये बॉइलिंग होती है, इट्स नॉट एवापोरेशन। बॉइलिंग में भी गायब हो जाता है। ये बॉइलिंग होता है। ये जो मैंने स्टोव की एग्जांपल दी, क्योंकि आप नीचे से हीट कर रहे हैं और वाटर सब्सटेंस है, लिक्विड, उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, आपने उसकी आग बढ़ाई, जब वो 100 डिग्री टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा वो स्टार्ट बॉइलिंग, बबल्स जनरेट होंगे और वो ओके, पानी खत्म होता जाएगा, इसको कहते हैं सही बॉइलिंग। एवापोरेशन जो होता है, जो नेचुरल सब्सटेंस है, आप उसको हीट नहीं दे रहे, कपड़ों को आप हीट नहीं देते, वो खुद ही सूख जाते हैं, आप लोग कपड़े बस सनलाइट में लटका देते हो, लेकिन वो खुद ही ठीक। सूख जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एवापोरेशन, जो सनलाइट की मदद से आहिस्ता आहिस्ता, बहुत स्लो प्रोसेस है। पानी तो आप 5 मिनट आप आग पे रखोगे वो बॉईल हो जाएगा, लेकिन कपड़े वो 5 मिनट में नहीं सूखते, वो टाइम लेते हैं, 5 घंटे लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज द एवापोरेशन प्रोसेस। अच्छा, फिनोमेना जो होता है, जो बॉइलिंग होता है ना, ये अकर थ्रू आउट द लिक्विड, पूरे लिक्विड के अंदर बॉइलिंग हो रही होती है। जब आप बाउल में अगर बॉईल करते हो तो, और टेक्स प्लेस फ्रॉम द सरफेस, जो, अच्छा, एवापोरेशन जो होती है ये सरफेस से होती है, जैसे सरफेस टेंशन बताया ना, जो अपर लेयर होती है, जो टेंजेंशियल होती है, जो ऊपर की लेयर होती है, उस पे सरफेस एवापोरेशन होती है। जैसे आप समंदर की आप एग्जांपल लें, जो ऊपर का जो पानी है ना, जो अपर लेयर है, पानी तो नीचे तक होता है, कितना डेप्थ होती है सी की, और जितनी डेप्थ, तो नीचे तक का पानी तो एवापोरेट नहीं होता, जो ऊपर की जो लेयर होती है वो पहले एवापोरेट होती है, फिर वो नीचे वाली लेयर आती है, फिर उससे नीचे आती है, इस तरह एवापोरेशन होती है। तो क्या होता है, टेक प्लेस ऑन द सर्फेस, एवापोरेशन टेक प्लेस ऑन द सर्फेस, एंड बॉइलिंग पॉइंट टेक प्लेस थ्रू आउट द लिक्विड, पूरे लिक्विड में बॉइलिंग होती है, सही। एवापोरेशन में नहीं होती। अच्छा, ये सारे डिफरेंस मैंने आपको बता दिए इसके इसके ये अब न्यूमेरिकल हैं। अच्छा, बिहेवियर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, हमारे कंप्रेसिबिलिटी का बिहेवियर, वो बिहेवियर सॉलिड्स में कंप्रेसिबिलिटी, आर सॉलिड्स कंप्रेसिबल और नॉट? नो। सो कंप्रेसिबिलिटी 0 होती है सॉलिड्स की, ठीक है। डिफ्यूजिबिलिटी बताएं। डिफ्यूजिबिलिटी ही बहुत लो होती होगी। बहुत लिमिटेड एक्सटेंट से होती है, बहुत कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि थोड़ी सी ये वाइब्रेशन करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट तो होता है, सॉलिड्स मेल्ट होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है सॉलिड्स में। चले, मेल्टिंग पॉइंट पता होगा आप लोगों को। सब्लिमेशन क्या होता है? अच्छा, सॉलिड जब डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है वेपर के अंदर, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। व्हेन सॉलिड और सर एग्जांपल। विदाउट द मीडियम ऑफ लिक्विड फेज। एग्जाम्पल ये उसमें होती है, ड्राई आइस जैसे एग्जाम्पल लिखी है इसमें, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ये फिनोमिनन होते हैं, केमिस्ट्री लैब्स में होते हैं ज्यादातर, कि नेफ्थलीन डायरेक्ट जैसे सॉलिड फॉर्म में, ये डायरेक्ट वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है जब इसको आप बर्न करो थोड़ा सा, ठीक है। ये सारी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं आगे, ड्राई आइस, नेफ्थलीन, आयोडीन, कैम्फर। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, दो तरह के सॉलिड्स होते हैं,
क्रिस्टलाइन होते हैं, एमॉर्फस होते हैं। एमॉर्फस जो होते हैं दे डोंट हैव देयर परफेक्ट अरेंजमेंट्स नहीं होती। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस तरह टाइटली पैक नहीं होते जिस तरह क्रिस्टलाइन के होते हैं। क्रिस्टलाइन बहुत सॉलिड वो होते हैं सॉलिड्स, जैसे वो अनब्रेकेबल होते हैं। आप समझें, डायमंड इज अ एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। डायमंड है बहुत पावरफुल होता है, वो मींस these solids can also be used to break the things। ठीक है, ये इतने पावरफुल होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। डायमंड से हम मिरर्स काटते हैं ना। जी बिल्कुल, तो इसलिए ये क्रिस्टलाइन सॉलिड इतने वो होते हैं पावरफुल। ठीक है, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स इन 3 डायमेंशन, इनकी हमेशा 3 डायमेंशन होती है। अब पोसेस शार्प मेल्टिंग पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सॉलिड्स होते हैं। और डू नॉट पोसेस शार्प मेल्टिंग पॉइंट, एमॉर्फस के शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर इन ऑल डायरेक्शन, हेंस कॉल्ड आइसोट्रोपिक। जो आइसोट्रोपिक कौन सी चीजें होती हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सेम हो हर डायरेक्शन में, उसको आइसोट्रोपिक कहते हैं। और एन आइसोट्रोपिक क्या होती है, which have different physical properties in different directions। physical properties मतलब different किस तरह है कि different directions में different उनके वो means physical properties आप कोई भी ले लें, like उसके melting point different आ रहा होगा। ये तो chemical properties है melting point। ओके सर। मतलब उसका कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, ये पोलैरिटी, ये सारी चीजें अगर डिफरेंट आ रही हैं तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आ रही हैं। ये डिफरेंट आ रही थी डिफरेंट डायरेक्शन, तो एक तरफ कुछ और है, अगले तरफ दूसरी तरफ कुछ और है। दीज आर द ट्रू सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर द ट्रू सॉलिड्स। और एमॉर्फस दीज आर कंसीडर्ड एज रेसिड्यू सॉलिड्स, और सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहलाते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स की प्लेन सिमेट्री होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है प्लेन सेंटर एंड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये डायग्राम्स आपकी बुक में बनी होंगी, लोग वो देख सकते हैं। बाकी इसमें और क्या चीज है, एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत। एग्जांपल्स ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स आर स्टार्च, प्रोटीन, ग्लास। ग्लास जो होते हैं ये सारे एग्जांपल हैं एमॉर्फस सॉलिड्स की। प्लास्टिक्स हैं, रबर है, ये सारी एमॉर्फस सॉलिड्स हैं। ठीक है, और क्रिस्टलाइन की एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी है। क्रिस्टलाइन में डायमंड आ जाता है। और बताएं, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जांपल पूछी जा सकती है। बिल्कुल ग्रेफाइट है। जो डायमंड की तरह जो पत्थर होते हैं, क्वार्ट्ज होता है, पायराइट होता है, गैलीना एक होता है, और इसी तरह ठीक है, ये सारी एग्जांपल्स हैं इसकी, और मुझे कोई याद नहीं आ रही है। अच्छा, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कौन से होते हैं? ये आप लोग सारे पढ़ लिए। हमारा 1 मिनट रह गया मीटिंग का, तो ये खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में फोर्स का ही फर्क है सब में। नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग मैथ स्टार्ट करेंगे। ये अब ये डेफिनेशन ये पढ़ लीजिएगा। कंसिस्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसमें होती है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं। जो सराउंडेड बाय डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन में मेटल्स होते हैं वो मेटालिक होते हैं। आयनिक इसी तरह पढ़ लीजिएगा सारा। टाइप ऑफ क्रिस्टल आगे सारी ये पढ़ने की चीजें हैं। आपको कुछ समझना है तो पूछ लिएगा। अभी नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में मैथ शुरू कर देंगे। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? आइसोमॉर्फिज्म वो होता है जिसमें सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, 2 कंपाउंड है लेकिन क्या है, डिफरेंट कंपाउंड्स है लेकिन सेम शेप है, और डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर। इसकी एग्जांपल याद कर लिएगा कुछ आइसोमॉर्फिज्म की। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? डिफरेंट शेप, सेम कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड है लेकिन उनको 2 अलग अलग तरह से हम लोग बना सकते हैं, उसकी शेप्स अलग अलग होती हैं, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सेम होती हैं, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज